मुझे यही लगता है कि कभी निकले यही निकलेगा कि इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया या अटेम्प्ट किया गया और वो उसके बाद उसका मर्डर किया गया, जो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेंगुलेशन। मेरी ऑब्जर्वेशन क्लियर कट ये है कि दिस इज ए केस ऑफ मर्डर एंड नॉट ऑफ ए सुसाइड। फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ भिवानी इज मोर ऑथेंटिक। पीजीआई की रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है, उसके अंदर डेलिबरेटली या इग्नोरेंस की वजह से, ठीक है, या ओवरसाइट की वजह से, जल्दबाजी में उन्होंने बहुत सी चीज़ें मिसिंग कर रखी हैं, बहुत सी चीज़ें गलत लिखी हुई। ठीक है, मैं इस पर रिलाई करूंगा, इस पर नहीं करूंगा। उसके सुसाइड नोट के बारे में जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। सुसाइड नोट नहीं है वो इट्स ए जनरल राइटिंग। अगर लिखी भी है, असल में तो मैं यही नहीं मानता उसके रनिंग एंड को देख के कि ये उसकी लिखी हुई है। और अगर उसकी लिखी भी हुई है तो वो डेथ के लिए नहीं है, वो इंडिकेट करती है कहीं जाने के लिए। ओके, वो पर्टिकुलरली डेथ पे नहीं करती। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन अगर ये सीरियसली हरियाणा पुलिस ही करती है, सीबीआई करती है, निकाल के लेके आती है, और बहुत ही कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिसमें हमारी प्रिजम्पशन सारी अलग हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज इसके अंदर जो सिनेरियो है, अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि इस लड़की के साथ स्ट्रेंगुलेट करने के लिए इसको मारा गया है। दोबारा एक बार, स्ट्रेंगुलेशन, इसकी डेथ जो है वो स्ट्रेंगुलेशन से हो सकती है। गला दबा के? गला दबा के, गले को किसी चीज से दबा के, किसी भी कपड़े से, किसी रस्सी से, किसी चीज से, जब उन्होंने रेप किया, रेप करने के बाद उसका मर्डर किया, वो गला दबा के। इसलिए नेक नष्ट की गई है। अब नेक के अंदर सबसे पहला होता है हाइड बोन होती है, वो टूटती है, जैसे ही आप स्ट्रेंगुलेट करते हो वो टूटती है। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर सारे के सारे गायब हो गए। वो जानवरों ने हड्डियों को तो चबा लिया, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू को, सॉफ्ट पोर्शंस को नहीं खाया। किडनी मिसिंग, किडनी लेफ्ट मिसिंग, स्प्लीन मिसिंग। ये कैसे मिसिंग है? इन्होंने तो उसके पीसेस भेजे। जब पीसेस भेजे हैं तो ये चीज कहीं जा ही नहीं सकती। अब मुझे ये बताओ कि वो मड और वीड्स कहां से आ गए? बॉडी एक बार पोस्टमार्टम हो चुकी है। हाँ, उस पे कपड़े थे, वो कपड़े उतार के उस बॉडी को क्लीन किया जाता है, उसके बाद सूचर्स लगाए जाते हैं उसके ऊपर। सब पीजीआई में कैसे आ गए? यहाँ पे इसमें मड कैसे आ गई? वीड्स कैसे पहुंच गए यहाँ पे? यहाँ तो क्लीन बॉडी आएगी। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप मलिक जी। दोस्तों, जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहला जो काम है वो पुलिस करती है। पुलिस जाके मौके पे सीन ऑफ क्राइम देखती है, सबूत जुटाती है और फिर एफआईआर दर्ज करती है। उसके बाद जो दूसरा काम है वो डॉक्टर्स का होता है। अगर किसी की डेड बॉडी मिली है तो उसका पोस्टमार्टम होता है और एक एक चीज डिटेल में उसकी दर्ज होके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है। और तीसरा अंतिम और महत्वपूर्ण जो काम होता है वो काम एडवोकेट का होता है, क्रिमिनल लॉयर्स का होता है। वो ये देखते हैं कि पुलिस ने कहाँ खामियां छोड़ी, पुलिस ने कहाँ आरोपियों को बचाने के रास्ते छोड़ दिए या आरोपियों को गलत फंसाया गया, डॉक्टर्स ने कहाँ मिस्टेक की या डॉक्टर्स की बात को पुलिस ने कहाँ नहीं समझा। तो अब मनीषा जो हत्याकांड है उसमें दो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं। एक भिवानी की है जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी, एक है पीजीआई की। पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट है और पुलिस ये मान चुकी है कि ये क्लियर सुसाइड केस है मनीषा का, तो पुलिस का पक्ष तो क्लियर हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो हैं, अब तीसरी और आ जाएगी एम्स की, क्योंकि एम्स में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा। लेकिन एडवोकेट प्रदीप मलिक जी हरियाणा के उन चुनिंदा वकीलों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में हजारों ऐसे केसेस में सजा दिलवाई है जिसमें पुलिस ये मान चुकी थी कि ये सुसाइड केस है। और आपको याद होगा रोहतक में एक नेपाली युवती की बहुत ही गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी, उनके दोषियों को भी उम्र कैद की फांसी की सजा इन्होंने ही दिलवाई थी। तो आइए जानते हैं मनीषा के केस में क्या पेच है
और मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स क्या कहती हैं। नमस्कार भाई साहब। आपका काम तब शुरू होता है जब ये दो काम खत्म हो चुके होते हैं, और मैं देख रहा हूं कि आप इस केस में इन्वॉल्व इस तरीके से हैं कि आप इसकी डिटेल्स को लगातार पढ़ रहे हैं जी। तो प्लीज खोल के पूरी ऑब्जर्वेशन बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मनीषा का जो केस है वो उजागर हुआ था 13 तारीख को जी। मैं बहुत रिफ्रेन कर रहा था इसमें कुछ बोलने से, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उसके बाद मेरे को ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अवेलेबल हुई, मौके की कुछ फोटोग्राफ्स अवेलेबल हुई, उसका जो तथाकथित सुसाइड नोट है वो अवेलेबल हुआ, और उसकी एडमिटेड हैंडराइटिंग का जो रजिस्टर है वो अवेलेबल हुआ। मैंने, क्योंकि ये हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो हो गया था, तो मेरी भी क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्या है जी। तो मैंने इसको बहुत गहनता से इसको मैंने पढ़ना भी शुरू किया, और जैसे जैसे मैं पढ़ता चला गया ये क्लियर होता चला गया कि पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन तो की ही नहीं। अच्छा जी। कहीं से शुरुआत से लेके अब तक इन्वेस्टिगेशन नाम पे कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। जब भी कोई क्राइम होता है, आपको पता चल गई डेड बॉडी की लोकेशन, वहां पुलिस जाती है, सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व किया जाता है जी। उस जगह को चारों तरफ से घेराबंदी होती है, वहां हमारी फोरेंसिक की टीम जाती है, वहां से इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो भी कलेक्ट कर सकती है वो कलेक्ट करती है, उनको आईओ को सौंपती है जी कि ये चीज़ें यहाँ मिली हैं, ये आप रखिए। वो बॉडी को एग्जामिन करती है, सारी चीज़ें देखती है जी। सीन ऑफ क्राइम को यहाँ प्रिजर्व ही नहीं किया गया, वहाँ लाखों आदमी घूम रहे थे, हाँ, वो नष्ट हो गए, जो सारी चीज़ें नष्ट हुई थी। इन्होंने सीन ऑफ क्राइम पे ये बताया कि डेड बॉडी वहाँ पे इस हालत में पड़ी हुई थी, उस पर मिट्टी लगी हुई थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें झाड़ियों के अंदर बालों में वो फंसे हुए थे, जबकि उसकी फ़ोटो देख के ये क्लियर लगता है कि गर्दन से ऊपर के हिस्से को ही सिर्फ नुकसान पहुंचा है, उससे नीचे की बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ। ओके। अब सवाल उठता है, क्या हमारे यहाँ के जो स्कैवेंजिंग एनिमल्स हैं वो इतने समझदार हो गए हैं कि वो सिर्फ गर्दन से ऊपर का हिस्सा खाएंगे, नीचे वाले को टच भी नहीं करेंगे, उसके कपड़ों के ऊपर भी पंजों के निशान नहीं लगेंगे जी, वो फाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जबकि अगर इनकी बात मान ली जाए कि ये वो पॉइजनिंग का केस था, तो पॉइजन का इफेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ, फिर उसके बाद इसी फिगर से लेकर ऑर्गन्स तक जाता है। ओके। उसकी लेग्स, उसकी थाइज, उसके हिप्स, इन तीनों पे पॉइजन का कोई असर नहीं होगा। हमारे यहाँ गिद्ध है ही नहीं, खत्म हो चुके हैं। आदमियों में बाकी हैं। हाँ, हायनाज, हाँ आदमियों में तो बहुत हैं। हायनाज नहीं है, उस इलाके में गीदड़ हो सकते हैं, कुत्ते हो सकते हैं जी। अब वो कुत्ते की और गीदड़ की ये वो होती है कि वो सॉफ्ट फ्लैश को खाएगा। हाँ, मैं भी सोच रहा था इस एंगल से कि मतलब यहाँ तो सबसे हार्ड मांस है, हार्डेस्ट, और वो भी गर्दन का। अगर चॉइस मिले तो यहीं से खाएंगे लोग, वो इसी जगह से खाएंगे, लेकिन उस जगह को तो टच ही नहीं किया हुआ। ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अंदर ये है कि उनके अंदर कहीं किसी ने किसी को टच नहीं किया हुआ, पैर भी यों के यों है, थाइस भी यों के यों है, हिप्स भी यों के यों है, गर्दन से नीचे बिल्कुल साफ है। ओके। मिट्टी तक नहीं लगी हुई उसके कपड़ों पे। अच्छा जी, जबकि वो खेत में थी, खेत में पड़ी थी, ऊपर बिल्कुल साफ है, कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसे कौन से समझदार कुत्ते थे जिन्होंने कहा कि नहीं बने, इसकी बॉडी खराब नहीं करनी, सिर्फ ऊपर से खा लो, इसका मुंह खा लो बस। अब इसके अंदर भिवानी वाली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जी, मैं कहता हूं दैट वाज द फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और वो पीजीआई वाली से कहीं ज्यादा ऑथेंटिक है, पीजीआई से ज्यादा बेटर है। उसके अंदर अब जो इन्होंने कह दिया यहाँ पे कि रेप नहीं है, इन लाइंस को पढ़ें। येलो कलर सलवार फाउंड टॉर्न, फटी हुई मिली। द सलवार एट एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट एंड नाड़ा फाउंड ओपन। ओके।
intact in situ with struggle signs appreciated over the salwar and pink color. स्ट्रगल साइंस थे, जैसे वो रोक रही हो, कोई जबरदस्ती उतार रहा हो। वो स्ट्रगल साइंस कैसे आ गई वहां पे? नाड़ा खुला था। नाड़ा कैसे खुला रह गया? या तो डेथ के बाद किसी ने पहनाई है वो, या उससे पहले उतारने की कोशिश की। अब जब वो उसकी डेथ हो चुकी, वो स्टेटमेंट नहीं दे सकती, तो हमारे पास सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस है ये जानने के लिए उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ या नहीं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंगल है कि हाँ, उसके साथ जहर खाने वाला आदमी अपना नाड़ा खोल कर नहीं लेटेगा। शी इज ए लेडी। आदमी तो फिर भी हो जाए, एक लेडी इस तरीके से अपने उसमें नहीं पड़ेगी। हाँ, वो मतलब अपना नाड़ा खोल के जहर नहीं खोल के खाएगी। किस लिए जाएगी वहाँ, किस लिए लेटेगी? अगर उसने जहर खाने के बाद इरिटेशन भी हो रही है तो गले पे, गर्दन पे, इस जगह होगी, वो इसी से वो करेगी, पलटा इधर उधर पलटेगी, वो वहां पे कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। फिर वो वहां गई है, अगर चलो पहली चीज तो अगर उसने जहर ही खाना था तो अपने घर पे खा सकती थी। उसको इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी। खेतों में क्यों गई वो? वहां जहाँ पे वो देखी जा सकती थी, 10 आदमी आते जाते देख सकते थे उसको। आमतौर पे कोई लड़की जहर खाती है, वो घर चूज करेगी। सिक्लूडेड एरिया, मतलब जहाँ पे वो अपनी प्राइवेसी में होगी। उसके बाद अगर उसने वहाँ जहर खाया है तो वहाँ जहर की शीशी मिलेगी। हाँ, कोई रैपर मिलेगा, कोई कागज मिलेगा जिसके अंदर उसने पीस रखी है। अगर गोलियां खाई है तो उसको गटकने के लिए पानी की बॉटल्स मिलेगी। कोई जो सीन ऑफ क्राइम दिखाई दे रहा है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ उसकी जूतियां पड़ी हुई हैं उतरी हुई साइड पे, एक वो भी जैसे किसी ने उतार के वहां फेंक दी। फिर मुझे पता नहीं है उस चीज का, लेकिन मुझे बताया गया है कि वहां 3 शराब की बोतल मिली है और गाड़ी के निशान मिले हैं। ये मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ना देखे और ना मेरे को ऐसी कोई हो, मुझे कुछ बताया गया। अगर ऐसा है तो ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी था पुलिस के लिए कि वो गाड़ी के निशान किसके थे, कौन सी गाड़ी के थे, कहाँ से। आप सबसे पहला पुलिस का काम ये था वहां जाते ही मोबाइल टावर्स की डंप उठाते। उस एरिया में होंगे उन्होंने, उस एरिया उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इंटरोगेट क्यों नहीं किया? जिन लोगों का उस एरिया में उस टाइम में मोबाइल एक्टिव था उन सबको बुलाते, उनसे पूछताछ करते। वहां जो गाड़ी के निशान मिले हैं उसके टायर्स को, उसके टायर मार्क्स उठाते, उनकी गाड़ियां वेरीफाई करते, वहां की मिट्टी और वहां की मिट्टी को आप केमिकल एग्जामिनेशन करते, उनके टायरों पे लगी हुई मिट्टी और उस मिट्टी को दोनों का उसी टाइम पकड़े जाते। नेपाली लड़की वाले में कैसे पकड़े गए थे? उनके जूतों से मिट्टी निकाली गई थी घटनास्थल की मिट्टी से उसको केमिकली मैच किया गया, मैच होगी वो मैच हो रही थी। यहाँ भी वो टायर्स के साथ मैच हो सकती है। कल को वो पकड़े जाएं, उनके कपड़े उनके जूतों से मिल सकता है, सारी चीजें। फिर भाई धर्मेंद्र, जब भी कोई जानवर खाएगा तो उसकी लार वो एक्सपोज होगी, वो लगेगी वहां पे। ऐसा कहीं कुछ नहीं, ना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, ना ही किसी साइंटिफिक उसमें एग्जामिनेशन के अंदर आया कि कोई दोनों पोस्टमार्टम किसी में भी नहीं। फिर फ्रैक्चर्स हैं पीजीआई की रिपोर्ट में। अच्छा, एक सबसे पहली चीज ये कहते हैं आईज को, आप आईज देखें सबसे पहले, आई बॉल्स मिसिंग। हाँ, आई बॉल्स, वो तो कह रहे हैं नोच ली वो। हाँ, वो नोच रखी है। ठीक है जी, ये भिवानी वाली रिपोर्ट कहती है देयर वर नो आई बॉल्स। अब पीजीआई की रिपोर्ट देखें, प्यूपिल राइट डिकम्पोज्ड, प्यूपिल लेफ्ट डिकम्पोज्ड, कॉर्निया कंजक्टिव डिकम्पोज्ड, कॉर्निया कंजक्टिव लेफ्ट डिकम्पोज्ड। मतलब कॉर्निया भी था, प्यूपिल्स भी थे। अगर ये थे तो कैसे चली गई आंखें बाहर? इसके अकॉर्डिंगली तो सब कुछ था भिवानी की रिपोर्ट के अनुसार। भिवानी, पीजीआई की रिपोर्ट। भिवानी वाला कहता है कि नहीं है, प्यूपिल राइट मिसिंग, प्यूपिल लेफ्ट मिसिंग, कॉर्निया कंजक्टिवा मिसिंग, कॉर्निया मिसिंग। भिवानी की रिपोर्ट ये कहती है कि ये नहीं थे, है ही नहीं। वो कह रहा है वो कहते हैं कि इसमें है। वो कहां से ले आए? क्लियर दिखाई देता है कि पीजीआई वाली मैनिपुलेटेड है,
उन्होंने किया ही कुछ नहीं, उन्होंने तो आंख बंद करके कर दिया सब कुछ। इन्होंने स्प्लीन का टुकड़ा भेजा हुआ है, किडनी के टुकड़े भेजे हुए हैं, उन्होंने उसको एब्सेंट ही कर दिया। टुकड़े भेजे, पूरी तो नहीं भेजी? नहीं भेजी, वो इसीलिए ना उसके पीसेस मिलने चाहिए। किडनी मिसिंग, किडनी लेफ्ट मिसिंग, स्प्लीन मिसिंग। ये कैसे मिसिंग है? इन्होंने तो उसके पीसेस भेजे। जब पीसेस भेजे हैं तो ये चीज कहीं जा ही नहीं सकती। हाफ ऑफ ईच किडनी, पीसेस ऑफ स्प्लीन, ये भेज रखा है। तो पीसेस ऑफ स्प्लीन है तो स्प्लीन तो बचा हुआ तो उसी में ही है बॉडी में। वो कहां जाएगा? आधी आधी किडनीज उसके अंदर है। वो सारी की सारी आपने नकार दी एकदम। और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी कर दी आपने, जिसने ये कहा है कि सीमन की प्रेजेंस से एब्सेंस से ये साबित नहीं होता कि रेप हुआ है नहीं हुआ। ओके। सुप्रीम कोर्ट कहता है नॉन प्रेजेंस ऑफ सीमन इज इमैटेरियल। उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने सीमन नहीं है तो रेप नहीं हुआ। जबकि सबसे पहले तो आपको इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए था बेवानी वाली को। आपके पास सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए आई है बॉडी, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, क्या क्या है, और उसके हिसाब से आज जो बॉडी मिली है उसमें क्या डेफिशिएंसी उन्होंने छोड़ रखी है, जिसको हमको देखना है। उन्होंने उसको तो देखा ही नहीं, वो कपड़े मंगाए ही नहीं उन्होंने। बॉडी यहां न्यूड गई है। ओके। कपड़े थे नहीं पीजीआई कपड़े नहीं पीजीआई में, क्योंकि कपड़े तो उन्होंने फॉरेंसिक में भेज दिए भिवानी वालों ने। अब कपड़े बॉडी के यहां से नीचे कपड़े थे उसके। अब वो क्या कहते हैं, बॉडी वॉज कवर्ड विद मड। पीजीआई वाले कहते हैं। अब वो कैसे चले गए मेरे को ये समझ में नहीं आता। कपड़ों के नीचे रिसीव डेड बॉडी ऑफ ए फीमेल इंडिविजुअल for re-postmortem wrapped in white plastic. Body was naked. Primary postmortem was done in or body was smudged with mud and weeds at places. अब मुझे ये बताओ कि मड और वीड्स कहाँ से आ गए? बॉडी एक बार पोस्टमार्टम हो चुकी है। हाँ, उसपे कपड़े थे, वो कपड़े उतार के उस बॉडी को क्लीन किया जाता है। उसके बाद सूचर्स लगाए जाते हैं उसके ऊपर। सब पीजीआई में कैसे आ गए? यहाँ पे इसमें मड कैसे आ गई, वीड्स कैसे पहुंच गए यहाँ पे? यहाँ तो क्लीन बॉडी आएगी। तो ये डेफिशिएंसीज जो हैं ये दिखा रहे हैं कि इसको जब ये हंगामा हुआ तो इनको झूठा साबित करने के लिए इसको ले आए और आके मतलब आपका इशारा इस तरफ है कि अगर अपराधी पकड़े भी जाएं तब भी वो बच जाएं। बचाए। इसके अंदर जो सिनेरियो है, अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूं कि इस लड़की के साथ स्ट्रेंगुलेट करने के लिए इसको मारा गया है। दोबारा एक बार, स्ट्रेंगुलेशन, इसकी डेथ जो है वो स्ट्रेंगुलेशन से हो सकती है। गला दबा के? गला दबा के, गले को किसी चीज से दबा के, किसी भी कपड़े से, किसी रस्सी से, किसी चीज से। जब उन्होंने रेप किया, रेप करने के बाद उसका मर्डर किया, वो गला दबा के कर दिया। अब उसके बाद नेक ही ये बता सकती है कि उसकी डेथ स्ट्रेंगुलेशन से हुई, एस्फिक्सिया से हुई, मुंह को दबा के स्मॉदरिंग से हुई, कैसे हुई, वो चीज उससे पता चल सकती है। इसलिए नेक नष्ट की गई है। अब नेक के अंदर सबसे पहला होता है हाइड बोन होती है, वो टूटती है। जैसे ही आप स्ट्रेंगुलेट करते हो वो टूटती है। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर सारे के सारे गायब हो। वो जानवरों ने उन हड्डियों को तो चबा लिया लेकिन सॉफ्ट टिश्यू को, सॉफ्ट पोर्शंस को नहीं खाया। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है, उसके कपड़े खुले हुए थे, सलवार खुली हुई थी, फोर्स के निशान थे वहां पे। उसके बाद उसके दोनों घुटनों पे चोट के निशान है। वहां कच्ची जमीन है, वहां अगर वो गिरेगी भी तो उसको चोट के निशान, चोट नहीं लगेगी। अगर उसके घुटनों पे चोट के निशान है तो कॉन्करेंट उसकी जो जगह सलवार की है उस पे भी
मार्क्स मिलने चाहिए। अगर वो इतनी जोर की लगी है कि अंदर स्क्रैचेस आ गए कटेगा तो उसके सलवार पे भी, अगर नहीं है तो इसका मतलब जिस वक्त उसको चोट लगी वो सलवार नहीं पहने हुई थी, तब वो निशान आए। वो निशान आने का मतलब है कि फोर्स यूज की गई उसके साथ। वो फोर्स सेक्सुअल असॉल्ट के लिए भी हो सकती है, वो मारने के लिए भी हो सकती है, वो किसी के, हम प्रिज्यूम कर सकते हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि हम मौके पे नहीं थे, तो सिर्फ मौके की चीजों से हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझाओ कि आपको क्यों इतना मतलब पक्का लग रहा है कि उसकी गला दबा के हत्या की गई? इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ है? स्टूल वगैरह कुछ उसका स्टूल निकला हुआ है, स्टूल निकलता है कार्डियक अरेस्ट में, और कार्डियक अरेस्ट उसकी हर केस में होता है। उसकी वहां पे लड़की के साथ संभावना ही नहीं है, उसमें नहीं, उसका कोई वो नहीं है। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब कोई भी ऐसे ऑर्गन्स फेलियर होंगे, जैसे गला दबाने से ऑर्गन फेलियर्स होते हैं, लंग्स और ये सारी चीजें फेल होंगी, उससे कार्डियक अरेस्ट होगा और उससे स्टूल पास होगा। okay. जब भी गर्दन को आप दबाएंगे किसी की, प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर के अंदर यूरिन और स्टूल निकलेगा। इस लड़की का भी निकला। अब इसके अंदर क्योंकि कई दिन हो चुके थे, यूरिन ड्राई अप हो गया होगा, इसलिए उसका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एम्प्टी है, खाली है, बिल्कुल खाली है। जबकि बिल्कुल खाली होने का कोई मतलब नहीं होता, थोड़ा बहुत पानी वानी कहीं ना कहीं यूरिन मिल जाता है, चाहे कितना ही पुराना हो, उसका कंप्लीटली एम्प्टी है। तो प्रिजम्पशन हम ये कर सकते हैं कि जब वो स्टूल पास आउट हुआ, यूरिन भी पास आउट, और वो उसका यूरिनरी ब्लैडर, इसीलिए उसका स्टूल पास आउट हुआ है। बेहानी रिपोर्ट कहती है कि उसकी स्टमक के अंदर 50 ml के करीब कंटेंट्स थे, कीटनाशक उसके अंदर था, जिसका विसरा उन्होंने भेज दिया। तो उसने कुछ खा भी रखा था जिसके कंटेंट्स उसके अंदर आ गए। तो ये अब इतनी जल्दी बॉडी की डीकम्पोजिशन, एक चीज तो ये कि जिस टाइम बॉडी डिटेक्ट हुई, डेथ का टाइम और उस टाइम में डॉक्टर साहब ने तो 2 दिन का दे दिया, दोनों रिपोर्ट में उसने 3 दिन का दिया, इसने 2 दिन का दिया। लेकिन मैं डेथ से और पोस्टमार्टम के बीच 24 घंटे का टाइम देता हूँ। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या होता है धर्मेंद्र भाई, जैसे ही डेड बॉडी डेथ होती है तो उसमें एरिया में अगर मक्खियां हैं तो अंडे दे देती है उस डेड बॉडी के ऊपर। वो इमीडिएट से लेके 3 घंटे के बीच में आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर फ्लाइज के एग्स मिल गए, मिले हैं। हाँ, एग्स बॉडी के ऊपर वो मिले हैं, इसका मतलब वो 3 घंटे से तो ऊपर का टाइम हो गया उसको। ठीक है जी। वो डेवलप होते हैं मैगट्स में, वो 24 घंटे के बाद होते हैं। इस बॉडी पे मैगट्स नहीं मिले, सिर्फ एग्स मिले, फ्लाइज के। तो इसलिए मैगट्स डेवलप नहीं हुए थे, तो 24 घंटे से कम का टाइम रहेगा। अगर 24 घंटे से ज्यादा होता तो मैगट्स, क्योंकि बरसात का सीजन है, डिकम्पोजिशन ज्यादा होती है इस मौसम में, मैगट्स हो जाते हैं। नॉर्मली भी आपने सुना होगा, लोगों से कहा जाता है कि बरसात के अंदर मीट मत खाओ, जल्दी खराब हो जाता है, ये हो जाता है, वो इसीलिए मैगट्स हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये इसमें मैगट्स नहीं थे, इसका मतलब 24 घंटे से कम का समय है डेथ में और पोस्टमार्टम। 14 तारीख को 7 बजे के करीब पोस्टमार्टम हुआ, इसका मतलब 13 तारीख की 7 बजे के करीब के बाद ही उसकी डेथ हुई है। ये एक प्रिजम्पशन है उस सर्कमस्टेंसेस एविडेंस को उसको देखते हुए। तो ये सारी चीजें अब इनको पुलिस ने क्यों नहीं जांच की? बहुत आसान था, आप कर सकते हैं इन बातों पे डिस्कस, तो पुलिस का तो काम ही है ये। हमारे को तो जब पुलिस पूरा चालान तैयार करके देती है, तब हम अगर डिफेंस की तरफ से हैं तो पुलिस की कमियां निकालते हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। हमारा काम तो बहुत बाद में शुरू होता है, इस टाइम तो इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज थी। अगर इमीडिएटली काम किया जाता तो बहुत कुछ मिल जाता। अब वो कह रहे तीसरी पोस्टमार्टम, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। बॉडी उनको हैंडओवर की जा चुकी है, गांव के लोग बर्फ वगैरह पे रख के ही प्रिजर्व कर सकते हैं।
वो पुलिस के पास ही थी। हाँ, वो डिकम्पोजिशन जो है वो और बढ़ती जाएगी उसके ऊपर, उसमें से कुछ हासिल किया। अब तो ये है कि एम्स वाले जो उन्होंने प्रिजर्व कर रखे हैं, जो फोरेंसिक में भेज रखे हैं, उनको मंगा लें। वो नहीं मंगाएंगे, उन्हीं को आप एग्जामिन कर लें कि हाँ इसमें क्या है। बॉडी और ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी है। उसमें क्या हाँ, वो ये बता सकते हैं, वो ये प्यूपिल्स मिले नहीं मिले, एक ने तो बता दिया मिसिंग है, एक ने कहा कि उसमें तो डिकम्पोज्ड है। अब वो कैसे, आंख जो खत्म ही हो चुकी उसको आपने फिर ले आए अब वहाँ। मतलब हैरानी की बात है कि मतलब भिवानी में आंख नहीं थी और वहाँ आ गई। वो आ गई है। अब ये कैसे आ गई? ये तो ये डॉक्टर जवाब देंगे पीजीआई वाले कि आपने नई बना के डाल दी क्या उसके अंदर, या इतनी देर में ग्रो कर गई वो? इतने दिन भी कहा, नेक्स्ट डे का ही है। अच्छा, फिर धर्मेंद्र भाई आपने पढ़ा हुआ इसका सुसाइड नोट जी, क्या आप उसे सुसाइड नोट कहेंगे? उसमें कई सारे सवाल हैं जी, बहुत सारे सवाल। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं मतलब 20 साल जर्नलिज्म की, उसमें 10-11 साल क्राइम की रिपोर्टिंग में देखा, मैंने करा, मुझे ऐसा सुसाइड नोट नहीं मिला कभी भी। देखिए उसके अंदर कहीं भी उस लड़की ने ये इच्छा जाहिर नहीं की हुई, ये परेशानी कि मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि मैं अपनी जान देना चाहती हूँ। रीजन नहीं दे रखा नॉट उसने। रिटन ए सिंगल वर्ड अबाउट हर ओन डेथ। वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपने मेरे लिए इतना किया, आपने मेरे को लीजेंड की तरह पाला, आपने मेरे को इतना सब किया, मैं आपकी उस पर खरी नहीं उतर सकी। हो सकता है कि वो लिख के छोड़ के और चली जाना चाहती हो कहीं, किसी के साथ जाना चाहती। पर मरने की बात नहीं। मरने की बात तो उसने कही ही नहीं। उसको कैसे प्रिज्यूम कर लिया कि वो उसका डाइंग डिक्लेरेशन? आमतौर पे अगर इस तरह लेटर लिखते हैं तो लास्ट में वो लिखती, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं मरने जा रही हूँ, मैं करती, साइन भी करती। वो कुछ ना कुछ होता। और इतनी समझ भी बच्चों में है कि ये मेरी इसके लिए तंग ना किया जाए, कुछ लिखती वो। आपने देखे हैं धर्मेंद्र भाई, आप इतना पुराना आपका क्राइम के साथ वो रहा है, एजिटेटेड माइंड होता है जिसने सुसाइड करना है, वो इतना नीट क्लीन हाथ से इतने परफेक्ट वर्ड्स नहीं लिख सकते। और वो भी इस पेज पे, मतलब कोरा पेज बच्चों के पास। हाँ, बना के एक एक वर्ड, उसकी एडमिटेड हैंडराइटिंग देखो जो रनिंग हैंड में है, वो अलग है, वो बिल्कुल अलग है। कोई भी देख के बता देगा। और ये वाली इतनी क्लियर अलग अलग वर्ड्स करके आपने लिख रखे हैं, उसको आपने बता दिया, वो आपने चलो मान भी लिया, वो उसको लेके चली गई और उसके पास इतनी एजिटेटेड होने के बाद उसके पास इतना होश था कि उसने जहर खरीदा, साथ में कहा कि ला बिल और दे दे। हाँ, बिल भी दे दो, घर वाले आप जाओगे मरने के लिए, जहर खरीदने जाओगे तो क्या आप ये कहोगे ना बिल दे दे मेरे को? बिल तो आमतौर पे वैसे भी जमींदार भी नहीं, वैसे भी नहीं मांगते। हम 10 चीजें खरीदने जाते हैं और रजिस्टर में एंट्री भी की है बाकायदा उसने। मतलब आमतौर पे करते नहीं है, कोई नहीं करता। आप आज ले आओ जो अपने गेहूं में डालने वाली गोलियां, कोई नहीं। फिर धर्मेंद्र भाई ऑर्गेनोफॉस्फोरस, मैं निकाल रहा था इस पे। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो केमिकल है, जो पेस्टिसाइड है, वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड। आप अगर पढ़ेंगे तो कोको कोला वगैरह जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उन सब के अंदर एक परसेंटेज उसको क्लीन करने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस की डाली। अच्छा जी, यस। थोड़ा बहुत कीटनाशक सभी पी रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आप जो अंडरग्राउंड वाटर पी रहे हो खेतों में, जो गांव में रहते हैं, उनके अगर आप उसने अभी ट्यूबवेल का पानी पिया है और उसके आधे घंटे बाद उसका ब्लड टेस्ट कराते हो तो उसके अंदर भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस के ट्रेसेस मिल जाएंगे। आप 2 कोक पी के आधे घंटे बाद करा लो, जैसे वो ब्लड में डिजोल्व होती है, ट्रेसेस, ये नहीं करे भर जाए, ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस तब भी मिल जाए। और ऑर्गेनोफॉस्फोरस की जो उससे डेथ होती है, माइल्ड पॉइजनिंग से आपको डिलीरिया हो जाएगा, डायरिया होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, आसपास में ऐसी कहीं कोई चीज़ नहीं जी। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की जो सिम्टम्स हैं, हमारी जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, एक बार उसमें निकाल के
डॉक्टर साहब से कहिए कि पढ़ लो। उस बॉडी के ऊपर वॉमिट किया है उसने, कपड़ों पे आया है, कहीं जहाग नहीं आते, वॉमिटिंग हो गई। वॉमिट है इसमें कहीं? नहीं है, इसमें कहीं वॉमिट है ही नहीं, सीधा पेट में चला गया उसके। सीधा पेट में और उसने उसको मार दिया और वॉमिटिंग नहीं हुई। वॉमिटिंग नहीं हुई। अब ये मुझे ये समझ में नहीं आया, वो वॉमिट नहीं हुई किसी तरीके, उसका जो और जो सिम्टम्स हैं वो किसी तरीके के उसकी बॉडी पे नहीं है। सिर्फ उसके कंटेंट्स आपने भेजे एफएसएल में, एफएसएल से इतनी जल्दी रिपोर्ट भी आ गई, उन्होंने आते ही आपको दे दिया कि नहीं जिससे पॉइजनिंग है। 13 तारीख को इन्होंने यहाँ आके दूसरा 14 को इन्होंने दूसरा पोस्टमार्टम किया है और इमीडिएटली बाद इन्होंने रिपोर्ट दे दी। तो आप ठीक है, पैडिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है, पुलिस जो है वो 10 तरह के सबूत बनाने के लिए, क्योंकि अगर सीधे रास्ते चलेगी तो नहीं सजा होती, नहीं आता। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, आदि चीज़ें होती हैं, वो मौके दिखाते हैं कि हमने मौके पे कार्रवाई की थी, थाने में जाके करते हैं। आपने कभी कोई नशे का या स्मगलर को मौके पे बैठ के आपने किसी को कार्रवाई करते नहीं देखा? हमेशा ही ऐसी रिपोर्ट लिखी जाती है कि पुलिस पार्टी को देखकर वो भाग लिया, वो एक स्टैंडर्ड लिखा, खेतों में बने हुए अज्ञात कोठड़े में मिल गई। बस वो हर जगह यही होता, वो करते हैं पैडिंग। लेकिन पैडिंग का भी एक तरीका होता है, जहाँ क्राइम की इतनी ज़्यादा ऐसी वो मतलब ब्रूटैलिटी हो, वहाँ कम से कम आपने, चलो गलती हो गई थी आपसे, आपने इग्नोर कर दिया, चोरी बाजगी हुई थी, कर देते हैं थाने में भी वैसे ही लोग बैठे हैं जैसे हम बैठे हैं, किसी वाहियात ने बोल दिया होगा, लेकिन जब सारी चीज़ सामने आ गई थी तब तो कर देते कि भैया नहीं अब करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको ना तो पॉलिटिसाइज करना चाहिए कि ये पक्ष है, ये विपक्ष है, ये बीजेपी है, ये देखने चाहिए। इन चीजों को देखो। कोई भी समझदार आईए होता तो वो इस पे मर्डर का ही केस दर्ज करता। 110% इस पे 100 मर्डर का केस रजिस्टर होता। मर्डर और रेप। शुरुआत के अंदर पुलिस ने क्या लिख के भेजा है, as per information provided by police, apparent cause of death as per police inquest report column number 14, गलत काम करके गला रेत कर हत्या। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी उनकी। ये उनकी जो एक उसमें जो रिपोर्ट दी 175 की, जो इसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, उसके अंदर ये लिखा। पुलिस शुरुआत में ये मान रही थी कि ये गलत काम करके हत्या हुई है, गला रेत के हत्या की गई। वो कहां से शिफ्ट हो गया वो एंगल? अगर यही चीज थी तो इस एंगल पे आपने क्यों नहीं काम किया? इसी पे करना चाहिए था। इस पे काम करते, वहां से डंप उठाते, मोबाइल वगैरह को उठाते, उनको राउंड अप करते, जिनके साथ उसकी बातचीत होती रहती है, जो उसके आसपास हैं, आप इन्वेस्टिगेट करते भाई कौन कौन उसके दोस्त हैं, किसके साथ कोई झगड़ा हुआ है या किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह तो नहीं था, कोई फुटेज जहां जहां कहीं कहीं है, हर जगह से लेते। तो अगर आप भागदौड़ करके काम करते हो सारी चीज आ जाती सामने। लेकिन इन्होंने पहले तो, सबसे पहले तो, अब वो भी दबाव में आ गए, एसपी साहब का ट्रांसफर कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, उससे क्या हो जाएगा? एसपी यहाँ चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। एसपी तो जांच ही नहीं कर रहा था, जांच तो आईओ करता है। उसका तो कोई रोल ही नहीं था, तब तक उसका आया ही नहीं था। आईओ ने अगर कोई ताई बरती थी तो उस टाइम तो उसको ये कहता कि भैया तू जांच छड़ दे, सस्पेंशन से क्या होगा, 6 महीने बाद फिर आ जाएगा, ये मामला ठंडा हुआ, फिर किसी दूसरी जगह जाकर नौकरी कर लेगा। आज भी मैं कहता हूं कि हमारे हरियाणा के अंदर एक से एक बढ़िया इन्वेस्टिगेटर है। आप तो सबको जानते हैं। हाँ, मतलब इतने गजब के इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो जड़ों में घुस जाएंगे। आप लाओ ना उनको उनसे जांच कराओ, सीबीआई से कुछ नहीं होगा। सीबीआई तो सीबीआई के सब कुछ खत्म हो जाता है। 6 साल, अब एक चीज बताओ, इतने दिन के बाद तो सीबीआई आएगी, वो अपनी नई एफआईआर दर्ज करेगी, फिर से कार्रवाई करेगी, मौके पे उसको कुछ मिलना नहीं, जो पुलिस ने इकट्ठा कर रखा है वो उनको हैंड ओवर कर देंगे, क्या करेंगे? अच्छा भाई साहब, ये जैसे दोनों रिपोर्ट पढ़ने के बाद आप कंक्लूड अगर हम इसको करें तो आपकी ऑब्जर्वेशन 3-4 लाइनों में बताओ। मेरी ऑब्जर्वेशन क्लियर कट ये है कि दिस इज ए केस ऑफ मर्डर एंड नॉट ऑफ ए सुसाइड। फर्स्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ भिवानी इज मोर ऑथेंटिक। पीजीआई की रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है, उसके अंदर डेलिबरेटली या इग्नोरेंस की वजह से, ठीक है, या ओवरसाइट की वजह से
जल्दबाजी में उन्होंने बहुत सी चीज़ें मिसिंग कर रखी हैं और बहुत सी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। ठीक है। मैं इस पर रिलाई करूंगा, इस पर नहीं करूंगा। उसके सुसाइड नोट के बारे में जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। सुसाइड नोट नहीं है वो इट्स ए जनरल राइटिंग अगर लिखी भी है, असल में तो मैं यही नहीं मानता उसके रनिंग एंड को देख के कि ये उसकी लिखी हुई है। और अगर उसकी लिखी भी हुई है तो वो डेथ के लिए नहीं है, वो इंडिकेट करती है कहीं जाने के लिए। ओके। वो पर्टिकुलरली डेथ पे नहीं करती। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन अगर ये सीरियसली हरियाणा पुलिस ही करती है, सीबीआई करती, निकाल के लेके आती है, और बहुत ही कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिसमें हमारी प्रिजम्पशन सारी अलग हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज मुझे यही लगता है कि कभी निकले यही निकलेगा कि इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया या अटेम्प्ट किया गया और वो उसके बाद उसका मर्डर किया गया, जो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेंगुलेशन और गला दबा के मारा गया। इसीलिए उसके गर्दन और उस एरिया को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, उन सारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बाकी नीचे कोई बॉडी पार्ट मिस नहीं, कोई नहीं मिसिंग है। ये जो कह रहे हैं ना बॉडी पार्ट्स मिसिंग हो गए, कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है। इससे नीचे बॉडी कंप्लीटली इंटैक्ट है, कपड़े तक इंटैक्ट है, कहीं कपड़ा भी नहीं फटा हुआ सिवाय वो सलवार जहां पे उन्होंने बताया फोर्स के उस पे। अच्छा, अब एक वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अगर आप इस केस में सरकार की तरफ से हों तो कितने प्रतिशत संभावनाएं हैं कि आप इस बात को साबित कर पाओ कि ये जबरदस्ती है? अब ये डिपेंड करता है आगे क्या एविडेंस है, टोटल एविडेंस क्या कलेक्ट हो। और ये अगर 3 रिपोर्ट अलग अलग तरीके से आ गई और लोग पकड़े भी गए तो क्या उनके बचने के चांसेस पुलिस ने छोड़े? 110% बच गए। अगर मैं इसमें डिफेंस का वकील होऊंगा तो मैं डॉक्टर से पूछूंगा, भैया इसमें आंख नहीं है, इसमें आंख है, कहाँ से आ गई? दोनों को रिपोर्ट नकार देगी कोर्ट दोनों कहेगी भैया ये जहां संदेह का फायदा मिलेगा। क्या है, वेयर देयर इज अ डाउट बेनिफिट गोज टू द एक्यूज्ड। ओके, जहां संदेह है वो मुल्जिम को फायदा देगा। तो ये चीजें तो इस केस को खत्म कर चुकी। मतलब पहले दिन से लेके अब तक नेग्लिजेंसी हुई है, सिर्फ नेग्लिजेंस। तो फिर न्याय कहां से मिलेगा उसको? मेरे को नहीं लगता इसमें न्याय मिलेगा। आप किसी को सीबीआई को दे दो, आप किसी को दे दो, आप सीबीआई क्या करेगी इन रिपोर्ट? क्या करेगी? वो 3 रिपोर्ट थोड़ी बदल, वो इसको नहीं बदल सकती, इसको नहीं बदल सकती, और तीसरी आएगी उसको नहीं बदल सकती। अगर वो और अलग चलेगी तो 3 कॉन्ट्राडिक्ट, जहां कॉन्ट्राडिक्शन आई वहां पे बेनिफिट एक्यूज्ड को मिलेगा। तो ये तो क्लियर उसको साफ करते जा रहे हैं सारी चीज। बहुत अपसेट करने वाली बातें समझ में नहीं आ रही मेरे को। ये चीज तो मैं देख के हैरान रह गया। ये तो कह रहे हैं मिसिंग है आंखें, वो कह रहे हैं कि नहीं जी डिकम्पोज्ड है। तो एक क्लियर कट केस को खराब कर दिया गया। वो हो सकता है अपने उसको बचाने के लिए कि मैं अपने आप को तो बचा लें भैया, तुम क्यों मरते, ये तो जो होना था वो हो गया, या किसी ऐसे को बचाने के लिए जिसका कोई दबाव हो। प्रिजम्पशन अगेन है, प्रिजम्पशन हम कुछ नहीं कह सकते। तो कारण तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन अब भी मैं कहता हूं कि कोई अच्छा इन्वेस्टिगेटर जो कि दमदार हो, अब तो उसकी गुंजाइश ही खत्म होगी ना जी। अब तो सीबीआई से आएगा, वही है, सीबीआई के पास जाएगा। सीबीआई तो भैया आरुषि केस का क्या किया था? बहुत सारे केस हैं जी। सुशांत राजपूत का क्या हुआ? ये अपना सुशांत वाला गया, ये अपना निठारी वाला था, ये सारे। सीबीआई जब तक आती है तब तक तो बहुत लंबा खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता उसके अंदर। सीबीआई को तो कोई मामला लटकाना, 6-7 साल तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 15 साल वो चलेगा, उसका ट्रायल चलेगा। सीबीआई तो ट्रायल भी ऐसे ही चलते हैं। उसके बाद अगर कोई बड़ी हस्ती मिल गई तो वो वैसे लटकाए रखेगा उसको, ऐसे लटका। ये आंदोलन महीना हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा। अब भाई उसके बाद पोस्टमार्टम हो जाएगा, फिर उसका दाह संस्कार हो जाएगा बेटी का, फिर बात खत्म, फिर जांच होती रहेंगी। मैं आपको 6 महीने के बाद इस परिवार को अकेला दिखा दूंगा, कोई नहीं आएगा। किसको?
कौन रोजाना नहीं वहाँ टाइम भाई किसी के पास नहीं है, मैं और आपके पास भी टाइम नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल की हैसियत से तो काम कर लूंगा, ठीक बात है। लेकिन वैसे मैं कब तक वो कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। मुझे अपना टाइम अपने हिसाब से भी तो यूज करना। कोई नहीं खड़ा होगा, ये परिवार अकेला रह जाएगा अपने मन के अंदर लेके इन चीजों को। दोस्तों ये भिवानी की रिपोर्ट है और ये पीजीआई की रिपोर्ट है। तीसरी रिपोर्ट और आ जाएगी, उसको भी आप प्लीज पढ़ना, जरूर है, उस पर भी एक बार बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन लीगल पॉइंट से आप अगर देखें तो 30-35 साल तो भाई साहब को क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हुए हो गए और पता नहीं कितने केस अपनी जिंदगी में लड़े हैं। और बहुत ही अपसेट मन से मैं देख रहा था, आप कह रहे थे कि मतलब न्याय की गुंजाइश कम है, बहुत कम है और नेग्लिजेंसी बहुत ज्यादा है। नेग्लिजेंस, ओवरसाइट, हड़बड़ाहट क्या है वो मनीषा बेटी को इंसाफ मिलने की गुंजाइश बहुत कम है दोस्तों। पुलिस ने भारी लापरवाही बरती, अपना काम ढंग से नहीं किया, और इसका फायदा अगर पकड़े भी गए लोग तब भी उन आरोपितों को ही मिलेगा, क्योंकि पुलिस ने बहुत सारी खामियां छोड़ दी, डॉक्टरों से बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे जरूर कमेंट करके बताना। फैक्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते दोस्तों, और जब अदालत में केस चलते हैं तो वहाँ पे फैक्ट्स ही काम आते हैं, एविडेंस ही काम आते हैं, और एविडेंस ही किसी को सजा दिलाते हैं, एविडेंस ही किसी को बरी कराते हैं। आप इस बारे में अपने विचार जरूर रखना। शुक्रिया भाई साहब, आपने समय दिया। बहुत बहुत थैंक यू।